हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन क्लास 10th का चैप्टर 3 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है वो स्टार्ट कर चुके थे। और अपन ने ग्राफिकल मेथड देख लिया था कि ग्राफिकल मेथड से कैसे डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते थे। और इस सब अपने ग्राफिकल मेथड काफी अच्छे से पढ़ा था और कुछ कंडीशंस भी पढ़ी थी। कौन सी कंडीशंस थी? कोफिशिएंट वाली कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा तो कैसी लाइंस बनेगी, सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ऐसे अपन ने कंडीशंस भी काफी सारी पढ़ी थी। अपन इस क्लास में क्या करने वाले हैं, इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको अपन इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अपन को वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर दैट 7 years ago I was 3 times of your age, ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस अपन इस क्लास में करेंगे। तो अपन इस क्लास में वही करेंगे, थोड़ा सा अपन कंडीशंस को थोड़ा वापस रिवाइज करेंगे जो ग्राफिकल मेथड वाली थी। और इस क्लास में अपन एल्जेब्रिक मेथड भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और कन्वर्ट करना भी देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वही आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि हमारी ऐप जो है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी ऐप इवान आईक्यू जो है वो काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में बहुत कुछ अवेलेबल करवा रही है। और इवान आईक्यू प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है, और इवान आईक्यू नाम से ही है। और उसमें काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में आईआईटी के सिलेबस मिल रहे हैं, नीट के सिलेबस मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस की फैसिलिटीज मिल रही है, स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं, काफी सब कुछ मिल रहा है बहुत कम प्राइजेस में। आप प्लीज ऐप को डाउनलोड करें, देखें, उसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो नहीं है, जो आप नया नया सीख सकते हैं उसमें से। ठीक है, बस आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। तो जो भी इक्वेशंस होगी वो पेयर में होगी, दो इक्वेशंस होगी, दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, और अपन उनकी वैल्यूज निकालनी होगी। उनका जनरल फॉर्मेट ये था, जनरल फॉर्मेट था ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और सेकंड था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये इसका जनरल फॉर्मेट होता है। कोई भी इक्वेशन होती है उसको अपन को पहले जनरल फॉर्मेट में लाना होता है, तो ये होता था। अब इस इक्वेशन को अपन ग्राफिकली सॉल्व कर सकते थे। ग्राफ से तीन लाइंस बन सकती है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और ओवरलैपिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बन सकती है, पैरेलल लाइंस बन सकती है और ओवरलैपिंग बन सकती है। ऐसे ओवरलैपिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये सब तीन केसेस थे। अब इंटरसेक्टिंग होगी तो एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा, दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन। पैरेलल में नो सॉल्यूशन और ओवरलैपिंग में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये जो केस है ये है नो सॉल्यूशन का, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। इसमें यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, एक सॉल्यूशन निकलता था, वैसा बनी कल सब पढ़ चुके हैं। और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये होते थे। कंडीशंस क्या होती थी वो बता देता हूँ। कंडीशंस ये थी कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता इस केस में। इसमें क्या होता है, a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल होता है, पर आगे जाके इक्वल नहीं होता c1/c2 के। और इसमें क्या होता है, सारे इक्वल होते हैं, a1/a2 चाहे b1/b2 हो या फिर c1/c2 हो। तो ये सब होते थे, इस पूरे कंडीशन इसकी ये होती थी। और अपन का मेन एम रहता है यूनिक सॉल्यूशन वाले, एक पर्टिकुलर आंसर दे दो भाई, हमको ज्यादा आंसर नहीं चाहिए, तो अपन का मेन चाहिए यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये सब अपन को आ गया पूरा कि ये होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपन का आज का सेशन, जो क्या था कि अपन को कन्वर्ट करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को एल्जेब्रिक फॉर्म में। तो ये ले लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं एग्जांपल दिया था वही क्वेश्चन है। क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर वाला। तो ये क्या बोल रहे हैं, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। फर्स्ट, कभी भी आप कभी भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो जो लीनियर इक्वेशन का है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन का ही है, तो दो अननोन होने चाहिए। ठीक है, तो अपन को दो अननोन पहले फाइंड करने की कौन दो अननोन है। तो इन्होंने क्या बोला, आप तो अपनी बेटी से बात कर रहा है कि 7 years ago मैं 7 टाइम्स था तुम्हारे से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद में, आज से, मतलब 3 साल फ्रॉम नाउ कभी भी आए तो मतलब 3 साल के बाद में, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू एज यू विल बी। ठीक है, वो उसकी एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली, इस चीज को अपन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकल ना एक्स वाई के टर्म्स में। तो सबसे पहले कभी भी आप लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो लेट करो कि लेट किसको क्या करना है। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, और दो वेरिएबल्स हैं, दोनों अननोन है। तो इसमें पूरे क्वेश्चन में कौन अननोन लग रहा है, अननोन कौन लग रहा है, आफ्ताब की एज और डॉटर की एज। ठीक है, तो आफ्ताब और डॉटर की एज अननोन है, तो अपन इसको लेट कर लेंगे स्टार्टिंग में। इसको लेट कर लेते हैं, लेट आफ्ताब एज बी, लेट आफ्ताब एज बी x years and
ठीक है, y ईयर्स। तो ये अपन ने बोल दिया कि आफ्ताब की एज है x, जो है x, और डॉटर की एज है y। ठीक है, डॉटर की एज y है और आफ्ताब की एज x है। अब अपन बनाते हैं फ्रेम करना, क्वेश्चन कैसे सीखते हैं। क्या बोल रहा है, 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले। तो अगर मेरी एज अभी 21 है तो 7 साल पहले कितनी होगी, तो 21 माइनस 7 कितना हो गया, 14, 7 साल पहले। तो अगर मेरी एज 21 है, मेरे ब्रदर की एज 30 है अभी अभी, ठीक है, तो 7 साल पहले हमारी एजेस कितनी होगी, तो मेरी एज 21 है, 7 साल पहले 14 होगी, तो मेरे ब्रदर की कितनी होगी 7 साल पहले, तो उसकी एज 23 होगी। तो 7 साल पहले अगर मैं बोलूंगा तो सबकी एज 7 साल पहले होगी ना, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ मैं ही पीछे गया, मेरा ब्रदर भी तो जाएगा, मेरे फादर भी जाएंगे, मेरी मदर भी जाएगी, क्योंकि अगर 7 ईयर्स पहले बोल रहा हूँ तो सारी एज सबसे सबसे मतलब 7 साल पहले, मतलब सबकी एज 7 साल पहले क्या थी, सब पे जाएगा। तो 7 ईयर्स अगो, तो उसका मतलब प्रेजेंट एज आफ्ताब की कितनी है, एक्स है, डॉटर की प्रेजेंट एज वाई है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 7, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, वाई माइनस 7। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो आई वॉज 7 टाइम्स, अब अपन को वर्ड्स को फ्रेम करना है। 7 टाइम्स, कभी भी 7 टाइम्स वर्ड आ रहा है, 2 टाइम्स वर्ड आ रहा है, उसका मतलब इनटू है। ठीक है, 7 इनटू है किसी से। और हेल्पिंग वर्ब्स आता है ना, इज, एम, आर, ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स, विल शैल वाले भी हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। अभी अपन ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, पर इज, एम, आर और विल शैल कभी भी आए तो समझ आना कि वो इक्वल्स टू है। ठीक है, तो कहीं पे भी इज, एम, आर और ऐसा आ रहा है, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है, पर अपन को कहीं पे भी इज, एम, आर दिखेगा और विल और शैल दिखेगा तो अपन समझ जाएंगे कि वो इक्वल्स टू बोलना चाह रहे हैं। तो ये एक और फ्रेम, टाइम्स आएगा तो इनटू हो रहा है, मोर आएगा तो ऐड हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को अपन थोड़ा उसको वो बना देते हैं कि ये वर्ड्स आएंगे तो अपन समझ जाएंगे कि वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, की वर्ड्स होता है ना, ये की वर्ड्स हैं। तो ये आ गया, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, वो 7 टाइम्स था अपनी बेटी के जब वो उस टाइम था। ठीक है, तो 7 साल पहले वो अपनी बेटी के 7 टाइम्स था, ये बोलना चाह रहा वो स्टेटमेंट से। तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, आफ्ताब की एज है एक्स प्रेजेंट एज, बेटी की एज है वाई, 7 साल पहले आफ्ताब की एज होगी एक्स माइनस 7 और बेटी की एज होगी वाई माइनस 7। ठीक है, ये डॉटर की एज बिफोर 7 ईयर्स और ये फादर की एज बिफोर 7 ईयर्स। ठीक है, 7 साल पहले ये। और आफ्ताब ने क्या बोला कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे से 7 टाइम्स था, मतलब अपनी डॉटर के वो 7 टाइम्स एज का था। जैसे मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ कि जैसे मैं 35 का हूँ, 35 का हूँ और 7 साल पहले मेरी एज हो जाएगी 28, और मेरी जो डॉटर है वो है 14 ईयर्स की। ठीक है, तो इसको हुआ अच्छे से समझते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी प्रेजेंट एज है 35 और मेरी डॉटर की एज है 14। ठीक है, 35 और 14। 7 साल पहले मेरी एज होती थी 28 और मेरी डॉटर होती थी 7 ईयर्स की। तो मैं अपनी डॉटर के कितने टाइम्स था, मैं अपनी डॉटर के 4 टाइम्स था ना, अपनी डॉटर के 4 टाइम्स था। तो अगर मैं 4 को इंटू करूंगा मेरी डॉटर की एज से तो वो मेरी एज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज मैंने नॉर्मल एग्जांपल से बताई, पर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहे हैं कि 7 टाइम्स एज ओल्ड यू, वो जो आफ्ताब था वो 7 टाइम्स था अपनी बेटी के, तो अपनी डॉटर को 7 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाके वो आफ्ताब की इक्वल होगी। क्योंकि मेरे वाले केस में 4 टाइम्स था तो मैंने 4 से इंटू करके मेरे इक्वल करा, पर आफ्ताब के केस में 7 टाइम्स है तो मैंने 7 से इंटू करा। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन पेयर में तो 2 इक्वेशन बननी चाहिए, ये अपन ने बनाई फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या करोगे, थोड़ा और सॉल्व करो, ब्रैकेट ब्रैकेट हटाओ। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगा, सबसे पहले तो ये, तो y माइनस 7 है ना, ये डॉटर की एज है, 2 टर्म्स है, बाइनोमियल है, तो कभी भी बाइनोमियल आ रहा हो तो उसको ब्रैकेट ला के लिखो, क्योंकि वो दोनों एक साथ है। अब 7 दोनों से इंटू होगा, तो ये हो गया 7y माइनस 49 और यहाँ हो गया x माइनस 7। एल्जेब्रिक टर्म्स को वहां ले लो तो 7y यहाँ आ गया, तो x माइनस 7y, माइनस 7 वहां गया तो माइनस 49 वहां पड़ा ही था और प्लस 7 और आ गया, तो ये हो गया माइनस 49 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 42, साइन आ गया बड़े का। तो x माइनस 7y, x माइनस 7y फर्स्ट इक्वेशन बनी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बनी x माइनस 7y। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अपन आ गए इस पे, अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, क्योंकि 2 इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन के लिए आता है ऑल्सो, ऑल्सो बोलकर इसका मतलब अब ये जो बनेगी ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो बनाएगी अपन को सेकंड इक्वेशन। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद में, तो 3 साल के बाद में अभी मेरी एज x है तो 3 साल के बाद में कितनी होगी x प्लस 3,
तो उसको अपन बनाते हैं। आफ्ताब की एज है x और डॉटर की एज है y, तो आफ्टर 3 years their ages will be y plus 3 एंड आफ्ताब एज विल बी x plus 3। ठीक है, 3 साल के बाद में उनकी यही एजेस होने वाली थी। उसने बोला ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मतलब 3 साल के बाद में मैं तुमसे 3 times हो जाऊंगा। ठीक है, तो उसकी डॉटर को 3 times करेंगे ना तो अपने फादर के बराबर होगी, जैसा मैंने इस एग्जाम्पल में बोला था ये वाला कि मेरी डॉटर को 4 times करेंगे तभी तो मेरा बराबर हो पाएगी। तो वही था इसमें भी कि इसकी डॉटर को 3 times करेंगे तो अपने फादर के बराबर हो जाएगी। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन बन गई। तो और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो गया 3y + 9, ये हो गया x + 3, तो ओवरऑल हो गया x - 3y और वहां हो गया 6। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन थी ये x - 7y = -42, x - 7y = -42, ये थी अपन की फर्स्ट इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दिया और अपन ने वर्ड प्रॉब्लम को एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर लिया। ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताना तो पड़ेगा ना कि आफ्ताब की एज क्या है, डॉटर की एज क्या है, मतलब एक्स क्या है, वाई क्या है, ये तो अपन ने बताया ही नहीं, तो अपन को ये बताना है अभी। ठीक है, तो ये अपन को बताना है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक मेथड अपन सीख चुके हैं जो है ग्राफिकल मेथड। तो अपन को ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना आता है, ग्राफिकल मेथड से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर ग्राफिकल मेथड के लिए अपन को कंडीशन पता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो अपन कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले जनरल फॉर्मेट में ले आते हैं। इस इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट हो जाएगा x - 3y - 6 = 0। ठीक है, और ये हो जाएगा x - 7y + 42 = 0। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। a1 कौन है, x का कोफिशिएंट जो 1 है, a2 कौन है, x का कोफिशिएंट जो भी 1 है, तो ये हो गया 1/1। b1 कौन है, -3, और b2 कौन है, -7। क्या ये दोनों इक्वल है, नेगेटिव से नेगेटिव कट के ये तो 1 आ रहा है, 1 और 3/7 कहीं से भी इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब ये किस में आ गए, ये आ गए अपन के, और कुछ स्लाइड नहीं थी क्या इसमें, फर्स्ट वाले जो थे नॉट इक्वल वाले, नॉट इक्वल है तो इसका मतलब ये किस में होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। इसका मतलब इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आएगा, प्रॉपर सॉल्यूशन आएगा, आफ्ताब के एज का भी आएगा और डॉटर के एज का भी आएगा। अब इसको अपन कैसे बना सकते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक्स और वाई ढूंढ लेंगे उसका। एक तो ये होता है ग्राफिकली, एक और होता है एल्जेब्रिक मेथड जो होते हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, जो अपन अभी पढ़े नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं एल्जेब्रिकली इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्व अपन अभी मेथड नहीं पढ़े कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, तो अपन को अभी नहीं आएगा। तो अपन को अभी सिर्फ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम कन्वर्ट करना था, जो अपन ने कर लिया। ठीक है, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। आता है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, कहाँ के, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 के, उन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट करा। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जो गर्ल्स हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। ठीक है, इन्होंने बोला क्लियरली इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर जो है गर्ल्स के वो ज्यादा है। ठीक है, 4 ज्यादा है लड़कों से, और अपन को फाइंड करना है कि कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थे। तो सिंप्लीफाई है, अपन इसको हिट एंड ट्राई से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, टोटल 10 स्टूडेंट है, उसमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, और अपन को ये भी पता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, तो 10 को डिवाइड कर लो ना। अपन ऐसा बोलते हैं कि 6 गर्ल्स है और 4 बॉयज है, ऐसा बोल सकते हैं। टोटल कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। अभी गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 ज्यादा होना चाहिए। तो एक और हिट एंड ट्राई करो, हिट एंड ट्राई तो बहुत सारे हैं। तो अपन ने बोला अपन ने बोला क्या, और क्या बना सकते हैं, अपन बना सकते हैं 8 बना ले। 8 पे भी कुछ मजा नहीं आया, तो अपन लड़कियों को कितना ले आया, 7 लेते हैं। ठीक है, 7 गर्ल्स लेते हैं और 3 बॉयज लेते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, तो 10 स्टूडेंट्स आए और गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो अपन ने हिट एंड ट्राई से निकाल दिया। अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही नहीं और बोर्ड में मिलेंगे 0 मार्क्स, क्योंकि अपन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, अपन ने रिप्रेजेंट नहीं करके हिट एंड ट्राई ही कर लिया। तो इसको अपन अब करेंगे सॉल्व भी।
तो अपन इसको करेंगे सॉल्व थोड़ा कि अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है। आंसर तो अपन को पता चल गया है कि 7 लड़के हैं और 3 लड़के हैं, ठीक है, अपन निकाल चुके हैं आंसर। अब आते हैं इसको शो कैसे करेंगे। शो कैसे करेंगे, अपन को सबसे पहले कोई भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तो अननोन ढूंढने होता है। अननोन कौन है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज के नंबर और गर्ल्स के नंबर अननोन है, तो अपन बोल देते हैं लेट एक्स बॉयज वर देयर एंड वाई गर्ल्स वर देयर, ठीक है। इसको ग्रामेटिकली मत सोचना कि मैंने क्या लिखा है, मैं इसको बोला था पर मैं इसको पूरा लिखा नहीं है। तो लेट एक्स बॉयज वर देयर एंड लेट वाई गर्ल्स वर देयर, तो आई एम लेटिंग दैट द नंबर ऑफ बॉयज वर एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स वर वाई, ठीक है। तो अपन ने ये लेट करा है। अब आते हैं अपन के पुराने वाले पे, इक्वेशंस बनानी, पेयर बनाना है। तो इक्वेशन में फर्स्ट पेयर तो यही बोल रहा है कि गर्ल्स और बॉयज को ऐड करेंगे तो टोटल 10 आएगा ना, टोटल 10 स्टूडेंट्स है। तो अगर मैं x प्लस वाई करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा, x प्लस वाई करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा। ये बना दी मैंने फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अब देखना वो जो एज और ये सब मैं बोला था ना वो यहाँ पे यूजफुल है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स को अपन ने क्या बोला है, y है ना, y गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने बोला y, ये लिख दिया मैंने y। इज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी आएगा तो उसकी जगह लगा दो इक्वल्स टू। फोर मोर आया, मोर का मतलब ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। मोर देन व्हाट, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज कितने x, तो ये आ गई अपन की सेकंड इक्वेशन, ये आ गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन। तो अपन ने इस पूरे क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया और अपन को इस पार्ट में एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट ही करना है। अपन को सॉल्व और करके नहीं बताना है कि आंसर कितना है, वैसे अपन आंसर बता दिया है पर अपन को सॉल्व करके नहीं बताना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 4 प्लस एक्स, दो इक्वेशंस आ गई, दो वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। तो अपन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट ही करना है। इस पूरे सेशन में अपन सिर्फ एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट में अपन एक मेथड सीखेंगे सॉल्व करने का। फिर अपन एक क्वेश्चन को लेके सॉल्व भी कर लेंगे, आफ्ताब वाले को ले लेंगे या इस वाले क्वेश्चन को ले लेंगे, किसी भी क्वेश्चन को ले लेंगे। तो ये आ गया अपन का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब आता है अपन के लास्ट नहीं, अभी तो बहुत सारे बाकी है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। तो क्या कह रहा है फ्रैक्शन, एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। फ्रैक्शन वर्ड था तो ये फ्रैक्शन निकल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है अगर 2 ऐड हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। हम क्यों करें भाई क्वेश्चन, हमारा क्या लेना देना इससे, तो करना तो पड़ेगा, तो अपन इसको करते हैं। क्या कह रहा है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर 2 ऐड करेंगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और फ्रैक्शन बन जाता है 5/6 इफ वी ऐड 3 इन बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं आया इसमें, चलेगा, करके देखते हैं इसको। क्या है फ्रैक्शन में, सबसे पहले तो अननोन क्या होता है, तो फ्रैक्शन फाइंड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमरेटर में कोई नंबर होता है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है। तो अपन अननोन को लिख देते हैं लेट द न्यूमरेटर be x and the denominator be y, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है x है और डिनोमिनेटर क्या है y है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन ने न्यूमरेटर बोल दिया x है, डिनोमिनेटर y है, तो अगर ये कोई बड़ी बात नहीं है तो फ्रैक्शन क्या बताओ, तो तुमको फ्रैक्शन नहीं पता, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y तो होगा। न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है ना, तो यही तो फ्रैक्शन होता है, x अपॉन y उसका फ्रैक्शन है। ये आ गया अपन को। अब अपन फ्रेम करते हैं फर्स्ट को, क्या बोल रहे हैं, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी उस फ्रैक्शन को, ओल्ड फ्रैक्शन में। तो ओल्ड फ्रैक्शन तो अपन को पता है, वो अपन ने लेट कर दिया है x और y, x और y ओल्ड फ्रैक्शन है। इन्होंने बोला इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो, तो क्या होगा, द फ्रैक्शन विल बिकम, और फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 9/11 हो जाएगा ये। इसका मतलब ये हो जाएगा 9/11। ये बन गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन, पर ये फॉर्मेट में नहीं लग रही है, मतलब इक्वेशन जो होती है फ्रैक्शन में अच्छी नहीं लगती है, तो फॉर्मेट में ले आते हैं। फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 मल्टीप्लाई होगा इन सब से और 9 मल्टीप्लाई होगा इन सब से। 11 उधर से मल्टीप्लाई होगा तो 11 जो होगा दो चीजों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा ये, तो ब्रैकेट ला के लिखेंगे
तभी मैंने बोला बायनॉमियल कभी भी आए तो ब्रैकेट लगा के लिखो। इक्वल्स टू में 9 है, यहाँ पे है y+2, ये हो गया 9y और ये हो गया 18, ये हो गया 11x और ये हो गया 22। नंबर को एक जगह ले लेते हैं, तो ये हो गया 11x माइनस का 9y, 18 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, ठीक है। 18 प्लस का तो यहाँ आके माइनस में, तो ये ओवरऑल हो गया 22 माइनस 18 जो होता है 4। तो अपन के पास में ये आ गया पूरा 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गई अपन के पास में फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं अपन की सेकंड इक्वेशन भी तो निकालनी है। तो एक बार क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो अपन का फ्रैक्शन है x अपॉन y। अब ऐड क्या कर रहे हैं 3 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बिकम 5 अपॉन 6। तो फ्रैक्शन विल बिकम 5 अपॉन 6, तो देयरफॉर इट विल बिकम 5 अपॉन 6। ये बन गया 5 अपॉन 6। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 और वो हो जाएगा 5y प्लस 15। ठीक है, 5 इस पूरे से इंटू हो गया, 6x वहां से, 6 पूरा वहां से इंटू हो गया। अब वही 6x माइनस का 5y प्लस का 5y यहाँ आ गया, तो माइनस में 18 माइनस 15 हुआ तो 3 इक्वल्स टू में 0। 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अपन का पूरा आ गया। ठीक है, यही करना था अपन को। तो ये आ गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन सेकंड इक्वेशन, और वो आ गई थी, ये आ गई थी अपन की फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकंड इक्वेशन भी आ गई। ठीक है, आप एक बार देख लो फर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव हुई थी और सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव हुई है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था, ये था अपन का क्वेश्चन। ठीक है, पॉज कर करके देख सकते हो ऐसे वीडियो को, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को आ गया, अब आता अपन लास्ट क्वेश्चन पे आज की सेशन की। लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। क्या बोल रहे हैं कि मीना एक बैंक में गई, मीना एक बैंक में गई, उसने कितने रुपए निकाले, 2000 रुपए निकाले, कम रुपए ही निकाले, 2000 निकाले। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन जज नहीं करेंगे। क्या बोला उसने, कैशियर को बोला कि मुझे 2000 रुपए चाहिए, पर नोट जो 10 के या ऐसे वैसे नहीं चाहिए, 100 के चाहिए और सिर्फ 50 के चाहिए। तो उसको नोट सिर्फ 50 और 100 के चाहिए। जैसे हम जाते हैं तो हमको सिर्फ 500 के 4 नोट दे देता है क्या, चलो अब नहीं मिलेंगे ऐसे, पर उसने पहले से ही बोल दिया कि नहीं, मुझे सिर्फ 100 और 50 के नोट ही चाहिए। तो उसने 50 और 100 के नोट ले लिए। मीना को टोटल 25 नोट मिले। ठीक है, उसने जब गिने तो उसके बाद 25 थे, और 25 नोट्स में 100 और 50 के नोट ही थे, 100 और 50 के नोट ही थे। तो अपन को फाइंड करना है कि कितने नोट थे 50 और 100 के। ठीक है, तो 100 और 50, मीना ये कर क्या रही है, तो उसको नहीं जाना चाहिए था बैंक, सीधा 2000 का नोट मांग के खत्म हो जाती बात, हमको सॉल्व नहीं करना पड़ता क्वेश्चन। पर उसने नोट लिए हैं, 25 नोट लिए हैं और ये सब, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, अपन को एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन से पहले थोड़ा बहुत नोट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको 50 के 4 नोट्स दिए, तो मैंने आपको कितने रुपए दिए, तो 50 के 4 नोट्स हैं, तो 50 50 100 50 50 100, टोटल मैंने 200 रुपीज आपको दिए। तो नंबर ऑफ नोट्स और उसका पर्टिकुलर डिनोमिनेशन को इंटू करते हैं ना, तो टोटल रुपीज आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने नंबर ऑफ नोट्स 4 दिए, डिनोमिनेशन क्या था 50, तो 50 के 4 नोट्स को इंटू करा तो अपन को आया 50 इंटू 4 इक्वल्स टू 200। तो अगर अपन को नंबर ऑफ नोट्स पता है और कितने डिनोमिनेशन के पता है, तो अपन उनको प्रोडक्ट करके टोटल रुपीज निकाल सकते हैं। जैसे मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने 100 के 10 नोट्स दिए तो आपको मैंने 10 रुपीज दिए। ठीक है, ये तो बहुत गलत बात हो गई। 100 के 10 नोट्स दिए तो उसका मतलब डिनोमिनेशन है 100, नंबर ऑफ नोट्स है 10, तो 100 इंटू 10 1000 रुपीज दिए मैंने आपको। ठीक है, 100 के 10 नोट्स मतलब 1000 रुपीज दिए, तो ये होता है। तो अपन को इसमें भी यही करना पड़ेगा। तो अपन को नोट्स पता नहीं है, तो अपन बोल देते हैं लेट रुपीज 50 नोट्स जो भी थे ना, उसके हाथ में जितने भी थे, वो बोल देते हैं उसके पास में एक्स थे। लेट रुपीज 50 नोट बी एक्स एंड रुपीज 100 नोट बी वाई। ठीक है, 50 के नोट्स कितने थे, एक्स थे, और 100 के नोट्स कितने थे, वाई थे। 50 के नोट्स एक्स हो गए, 100 के नोट्स वाई हो गए। ठीक है, टोटल नोट्स कितने हैं, तो टोटल नोट्स जितने भी होंगे, जैसे 50 के 8 नोट है या कितने भी अपन को नहीं पता, तो अपन ने एक्स बोल दिया, 100 के नोट वाई बोल दिया। तो अपन को ये पता है कि अगर अपन नोट्स को ऐड करेंगे, 50 और 100 के नोट्स को ऐड करेंगे, तो अपन को इक्वल टू में क्या मिलेगा, अपन को इक्वल टू में मिलेगा टोटल नोट्स कितने थे 25।
तो ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब बनानी है अपन को सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? टोटल रुपीज के अकॉर्डिंग बनाते हैं। टोटल रुपीज कितने दिए उसको? 2000 रुपए उसके पास टोटल है। टोटल रुपीज में किस किस का पार्टिसिपेशन है? 50 के नोट्स भी है और 100 के नोट्स भी है। तो 50 के टोटल रुपीज कितने होंगे? तो 50 एक नोट है, डिनोमिनेशन से इनटू करेंगे अपन नंबर ऑफ नोट्स को। नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 50 के एक्स, एक्स है ना 50 के, तो ये आ गए 50 के टोटल रुपया। 50 के जितने भी नोट्स हैं, मान लेते हैं 10 थे, तो 50 इंटू 10 कर लिया अपन ने, ठीक है। 100 के कितने नोट थे? 100 के वाई थे, तो 100 को इंटू कर दिया अपन ने वाई के। वाई से इंटू क्यों करा? क्योंकि वाई नंबर ऑफ नोट्स है 100 के। जैसे मेरे पास 10 नोट है 100 के, तो 100 इंटू 10, तो टोटल 1000 रुपीज है, तभी मैंने उसको इंटू करा। तो ये आ गया अपन के पास में इंटू इंटू करने के बाद में, और ये दोनों रुपीज को ऐड करेंगे तो टोटल रुपीज आएंगे, और टोटल रुपीज कितने? 2000, इक्वल टू में आएगा 2000, ठीक है। तो ये अपन के आ गई सेकंड इक्वेशन। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। सही से लिखने के लिए यहाँ लिख देते हैं 50x प्लस 100y गिव्स 2000। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई, नंबर ऑफ नोट्स जो है वो टोटल 25 है। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दोनों इक्वेशन अपन के पास में आ गई है, उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी मेथड, बाय यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। बट राइट नाउ वी डोंट नो द मेथड ऑफ एल्जेब्रिक मेथड, तो अपन को एल्जेब्रिक पता नहीं है, तो अपन नहीं निकाल सकते उसको। तो अब अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए, कन्वर्ट भी कर लिया वर्ड प्रॉब्लम्स को। अपन अब क्या करेंगे? अपन एक एल्जेब्रिक मेथड सीखते हैं। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड जो है वो बहुत सारे टाइप्स के। सबसे फर्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सेकंड है एलिमिनेशन। लाइन इतनी बड़ी की तो आप समझ गए होंगे कि थर्ड मेथड भी है। और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आ गया अपने सारे मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीन मेथड्स हैं अपन के पास में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अपन को कोई भी मेथड ऐसा नहीं बोलते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा जरूरी नहीं होता है। वो कोई भी मेथड अपन यूज कर सकते हैं, अपन को फ्रीडम है कि अपन इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज करें जो अपन को सही लग रहा है। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने के लिए अपन आफ्ताब वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। आफ्ताब वाला नहीं तो वो वाला क्वेश्चन लेते हैं, मैक्स वाला, ठीक है। मैक्स क्विज वाला जो था ना, उसकी दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। क्या थी वो? हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 4 प्लस एक्स। इसको अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चंस पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, अपन सिर्फ एक इक्वेशन पे फोकस करते हैं। एक इक्वेशन पे फोकस करेंगे, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो। तो मैंने ले ली ये वाली मैंने एक इक्वेशन ले ली। अब इस इक्वेशन में से मैं कोई भी एक वेरिएबल x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालूंगा और उस वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, तभी इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब हमको एक से x ही निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, तो तभी इसका नाम हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही चौधु मेथड है, और इसको कर देना कट, ठीक है। तो ये आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। अब क्या करेंगे, ये एक वैल्यू निकालनी है, तो मैंने सोचा मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो प्लस y को वहां भेजूंगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई। ये बन गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन। x इक्वल टू 10 माइनस वाई थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ट्रांसफॉर्म हो गया तो उसको मैं लिख देता हूँ 1 डैश ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में। अब इस इक्वेशन में से मेरे को x की जो वैल्यू मिली है उसको मुझे पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। तो हियर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, ठीक है। तो अपन को सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो जहां पे भी x है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा 10 माइनस वाई सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 4 प्लस x आ रहा है ना, तो x की जगह तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 माइनस वाई। तो इससे क्या होगा, यहाँ मैं लिख दूंगा 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई।
अब ये जो पूरी इक्वेशन है, ये कौन सी, इसमें कितने वेरिएबल हैं? तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है जो है y। तो कभी भी एक इक्वेशन हो जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। वन वेरिएबल मतलब उसी इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। तो अपन का एम होता है कि लीनियर इक्वेशंस को अपन इतना रिड्यूस कर लें कि वो वन वेरिएबल में हो जाए। तो अपन का मेन एम यही था और अपन ने क्या करा, वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। अभी माइनस का y वहां जाएगा तो प्लस का y, y यहाँ पे पड़ा ही है वो भी प्लस का, और यहाँ हो गया 4 + 10 14। तो ये हो चुका है 2y, यहाँ हो गया 14, तो y आ गया 7। तो y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब y की वैल्यू अपन को मिल गई है, तो अपन x निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन में से जो अपन ने सब्स्टिट्यूट करा था। तो अपन x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह लिख सकते हैं 10 - y, और 10 - y की जगह क्या लिख सकते हैं 7, तो 10 - 7, और ओवरऑल आंसर आ गया 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो उसका मतलब क्या हो गया, जो क्या थे x थे अपन के शायद बॉयज, तो बॉयज आ गए 3 और गर्ल्स आ गए 7। तो इस तरीके से अपन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और अपन को यही पता था कि y जो गर्ल्स हैं वो 7 है, बॉयज 3 है, क्योंकि गर्ल्स बहुत ज्यादा थी, उनको वैसे ही प्रिडिक्ट कर चुके थे। पर अगर आपको सॉल्व करने को बोलते तो आपको ये पूरा मेथड करना होता। ठीक है, तो बस आज का सेशन अपन इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें हमारी ऐप को। ठीक है, अब थैंक यू।